किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, या फिर जिसे हम कहें गोल्डन रूल फॉर द रिकवरी इन द किडनी स्टोन। हम किडनी स्टोन की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरेट्रिक स्टोन और ब्लड स्टोन की भी बात कर रहे हैं। आजकल की डेट में एक हफ्ते में तकरीबन मैं ऐसे 4 से 6 मरीजों को देख रहा हूँ जिनको किडनी स्टोन की दिक्कत बहुत दिनों से बनी हुई है, और वो ट्रीटमेंट करवाने के चाहे कुछ लापरवाही चाहे किसी भी वजह से उनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, यानी कि उनका सीरम क्रिएटिनिन रेज हो रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि किडनी कहीं न कहीं ट्रबल में है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बड़े स्टोन्स की बात करें, छोटे स्टोन्स के बारे में ज़्यादातर लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आज की डेट में अपनी किडनी को सुरक्षित रखते हुए आप किडनी स्टोन को कैसे निकाल सकते हैं, चाहे कैसे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्या सर्जरी से कैसे बच सकते हैं, या फिर उसको सबसे अच्छा सही करने का तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें एक पेशेंट की टेस्टिमनी को भी मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा जिन्होंने किडनी स्टोन का बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट लिया, जिसकी वजह से उनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, डैमेज हो रही है। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आ रहे होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सबसे पहले मैं एक पेशेंट की आपको टेस्टिमनी दिखाता हूँ। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि किडनी स्टोन की लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट में या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से या फिर गलत तरीके से ट्रीटमेंट की वजह से किडनी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ध्यान रखिएगा, किडनी स्टोन का रिमूवल तो आप सर्जरी से भी करवा सकते हैं, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिलकर कर सकते हैं। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को मल्टीपल ऑफ द तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और आपकी किडनी डैमेज हो रही है और आप CKD के मरीज बन रहे हैं, यानी कि एक ऐसी बीमारी को आप पाल रहे हैं जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और दोस्त मेरे, आज की डेट में CKD का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, मत एक्सपेरिमेंट अपने साथ ये करिए। तो सबसे ज़रूरी क्या है, किडनी को अपने सुरक्षित रखते हुए स्टोन का ट्रीटमेंट करना, ये सबसे नेसेसरी चीज़ है। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। यहाँ पे पेन होता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाएं तरफ। तो फिर मैंने परहेज भी करा, बहुत दिनों से परहेज भी करा। हाँ, बाएं तरफ। अभी कभी दाईं तरफ भी हो जाता था, तो इससे पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो मैंने फिर दवाई भी लेनी स्टार्ट की, परहेज रखा, होम्योपैथी की दवाई। अभी फिर मैं 8-9 महीने से लगातार खा रहा हूँ, तो अभी तक तो मेरे पेट में ऐसा कुछ समस्या ही नहीं, मतलब एक दिन भी दर्द भी नहीं हुआ, ना ही गैस बना। 8-9 महीने से कौन सी दवा आप होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। एक तो बर्बरिक चल रही है, बल्गरेट चल रही है, और एक लेस्ट्रेट चल रही है, और एक वो देते हैं मैग्नीशियम फास्फोरस 12x। ठीक है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में आपकी यूरिन की फ्लो पतली हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है यूरिन के लिए। इसके अलावा यूरिन बार बार तो नहीं जानी पड़ रही आपको? नहीं, बार बार तो नहीं जाता हूँ मैं। ठीक है। यूरिन करने में कितना समय लग जा रहा है आपको? लग जाते हैं सर, 1 मिनट तो लग ही जाता है, 1 से 1.5 मिनट तो लग ही जाता है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आते आते यूरिन बूंद बूंद करके तो नहीं होने लगती है? नहीं, बूंद बूंद करके तो बहुत कम निकलती है, वैसे जोर लगा के पूरा फिनिश करना पड़ता है। जोर लगा के जब आप फिनिश करते हैं तो ऐसा लगता है पूरी यूरिन निकल गई, कि आपको लगता है कुछ बचा हुआ है? नहीं, ऐसा लगता है कि अब तो रिलैक्स हो जाता है, मतलब पेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती कि बचा हो। लेकिन ये कि अगर थोड़ा सा पेशाब ऊपर जाता है तो फिर जल्दी करना पड़ता है, कि हम ज़्यादा देर तक उसे रोक पाएं, पेट्रोल सा लगता है। यानी कि आप यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। होल्ड नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, मेरी बातें ध्यान से सुनो। किडनी के इलाज के चक्कर में आपको एक उससे भी बड़ी ख़राब बीमारी हो गई है, जिसके लिए कुछ जांच हम लिख रहे हैं वो ज़रूर करवा लीजिए। आपको स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, या फिर हो चुका है। कभी भी किडनी स्टोन में आपको यूरिन की फ्लो इतना इंटरप्टेड नहीं होती है, ठीक है। या फिर पेन होगा तो ज़्यादा होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 मरीज हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें ये दिक्कत आ रही, कई बार तो किडनी डैमेज होने तक की नौबत आ जाती है। पेन जो होता है, पेन एक सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन होता है
और पेन को दबाना नहीं चाहिए, पेन का उपाय करना चाहिए। मैकफॉस जो आप ले रहे हैं उसने पेन को सबसाइड कर दिया, आपको पेन महसूस नहीं हुआ, लेकिन स्टोन की वजह से जो दिक्कत है वो बनती रही और स्टोन को निकालने का तरीका सही नहीं था, इस वजह से मैकफॉस मैं उसको जो ना, अब मैकफॉस मैंने बहुत दिनों तक खाई नहीं है, वैसे तो दर्द होता नहीं है मैकफॉस से भी कि मेरे को पेन हो रहा है, क्योंकि वो पत्ते की दवाई चले। मैकफॉस मैं कभी कभी लेता हूँ, बहुत कभी कभी, वैसे तो मैंने काफ़ी दिनों से ली नहीं, तो मैकफॉस तो मैंने बंद कर दिया, मेरे को दर्द नहीं हो रहा काफ़ी दिनों से। ठीक है बेटा, हम दवाइयाँ अरेंज कर रहे हैं और रिपोर्ट भी हम आपको लिख रहे हैं कि क्या क्या रिपोर्ट करवाना है। आपके यहाँ बिजनौर में नो डाउट ढेर सारे रेडियोलॉजिस्ट होंगे जिनके यहाँ ये जांच होती होगी, एक बार जांच जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं अपडेट करता हूँ इसको। आप मेरे को सब पहले जो भी है आपने दवाई भी और जांचें भी आपको प्रिस्क्रिप्शन शेयर कर रहे हैं, जो जांच करवानी वो भी मैंने लिख दिया है, दवा भी मैं भिजवा दे रहा हूँ। लेकिन अगली बार इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, हम लोग किसी भी चीज़ को रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। चूज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर। वाई? एक एक्सपीरियंस डॉक्टर इसलिए चुनना ज़रूरी है क्योंकि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के अलग अलग व्यूज़ रहते हैं। ढेर सारे डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और ढेर सारे ऐसे लोग जो दादी नानी के नुस्खे और ढेर सारे ऐसे बातें बताते हैं, उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में आज की डेट में हम लोग मोस्टली ऐसा देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ज़्यादातर केसेस ख़राब हो रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर मत करिए। क्यों? क्योंकि CKD ज़्यादा यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ज़्यादा ख़राब बीमारी जैसे ज़िंदगी भर आप सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी एक्सपर्ट डॉक्टर इसलिए क्योंकि वो आपके यूरेटर, किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा की एनाटॉमी को जानता है। उसे ये बात मालूम है कि कहाँ केस सर्जिकल हो चुका है और कहाँ केस सर्जिकल नहीं हुआ है। उसे ये बात मालूम है कि कहाँ किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इसमें थोड़ा सा भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। उसे ये बात मालूम है कि इस केस में पर्टिकुलर अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से हम यूरिन के फ्लो को बिना ऑब्स्ट्रक्ट किए किडनी स्टोन को निकाल सकें। उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि कितने mm की किडनी स्टोन कहाँ जाके स्टक हुई है और उसे किस तरीके से हमें फैसिलिटेट करके बाहर निकालना है। तो ये मल्टीपल ऑफ द सवाल और मल्टीपल ऑफ द जवाब हैं, जिन जवाबों के तरीके से या जिन सवालों के तरीके से यदि सही आंसर आपको दिया जाए तो आप किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे तरीके से अपना केस को फॉलो करवा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाननी है, होम्योपैथी में कोई भी किडनी स्पेशलिस्ट नहीं होता है। आज की डेट में यदि किडनी स्टोन के ज़्यादातर मरीजों को मैं देख रहा हूँ तो वो इसीलिए क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर पेशेंट इस तरह के हैं जो हमारे टच में आते हैं जिनमें हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है। मैं किडनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और न ही होम्योपैथी में कोई ऐसा कोर्स या सिलेबस होता है जिसमें किसी को किडनी स्टोन का एक्सपर्ट बना दिया जाए। ये हर एक डॉक्टर की अपनी पर्सनल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है जिसके बिहाफ पे वो किसी पर्टिकुलर तरह के केसेस में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पाता। हो सकता है आपके नियर बाई हमसे भी बहुत अच्छा डॉक्टर बैठता हो जिसको ये बारे में आपको जानकारी कम। तो जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उस डॉक्टर का उस पर्टिकुलर बीमारी में कैसा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि इन जनरल होम्योपैथी में या फिर MD होते हैं लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होते हैं, किसी पर्टिकुलर बीमारी के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी डॉक्टर का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो अगल बगल के लोगों से पता कर सकते हैं, बाकी तरीके से भी पता कर सकते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता है और ज़्यादा अच्छी अप्रोच रखता है। Why the relief of the symptom is not indicating that you are cured? आपके सिम्टम्स में आराम मिलना ये इंडिकेट नहीं करता है कि आप ठीक हो चुके हैं, आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। एक पेशेंट हमारे पास अपने केस को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि सर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैंने ये पर्टिकुलर पेन किलर ले लिया, हमारे दर्द में आराम मिल गया। यदि वो पेन स्टोन की वजह से है तो बस इतनी बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक वो स्टोन यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा तब तक उसे पेन नहीं होगा। जिस दिन उस स्टोन ने, चाहे वो छोटी स्टोन हो चाहे बड़ी स्टोन हो, उसने यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट किया, यानी कि केस जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी का हुआ, वहाँ प्रेजेंटेशन आपको सिम्टम के आने शुरू हो जाएंगे। धोखा ही होता है। मरीज़ ने आज से 10 साल पहले दवा ली, किडनी स्टोन था और पता चला कि उसने सिम्टोमेटिक या पेन किलर ले लिया और स्टोन जो है वो यूरिन के फ्लो के रास्ते से अलग हो गया। आपको मालूम ही नहीं चला स्टोन परसिस्ट कर रहा है क्योंकि आपने जांच नहीं करवाई।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से जब इस यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं मालूम चलेगी। सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो आपको ढेर सारे साइन और सिम्टम प्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि यदि वहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कॉज हो रही है और आपको साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे केस की एनालिसिस अच्छी हो जाती है और मेडिसिन का सिलेक्शन अच्छा हो जाता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में बताऊं, जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादा अच्छे सिम्टम्स लेके आता है, सीवियर पेन में आता है, उसकी स्टोन जल्दी निकल जाती है, और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस में आते हैं उनको सही करने में एक लंबा समय लगता है। कई बार मुझे बताना पड़ता है कि भाई देखो, जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब तक हम आपकी केस हिस्ट्री में हम सिम्टम्स की एनालिसिस कैसे करेंगे। तो हमें कुछ ऐसी दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है जो उस स्टोन को यूरिन के फ्लो के रास्ते में लाए। जब यूरिन के फ्लो के रास्ते में स्टोन आता है तब जाके साइन और सिम्टम्स के साथ प्रेजेंटेशन करता है और उसके साइन और सिम्टम्स को कलेक्ट करके एनालाइज करके मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। हमारी दवाइयाँ और बाकी दवाइयों में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, बस इतना फ़र्क होता है कि सिम्प्टोमेटिक एनालिसिस के बिहाफ पे जब आप किसी पेशेंट को डॉक्टर दवा देता है तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी भी केस में स्टोन का या फिर स्टोन की दवा एक जैसी नहीं होती है। लोगों को लगता है सर हमें 12 mm का स्टोन हो गया, दवा दे दीजिए। नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सिम्टम्स बाकी मरीजों के सिम्टम्स से अलग होंगे। हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको अलग तरह की दवाइयों की ज़रूरत हो। तो इसीलिए पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग, उसकी मॉडलिटी के अकॉर्डिंग दवाइयों की सिलेक्शन अलग अलग होता है। दो लोगों की दवा केवल स्टोन के बिहाफ पे एक जैसी नहीं हो सकती है। ये बात अक्सर मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप 5 mm से बड़ी स्टोन को सेल्फ मेडिकेशन के तरीके से मत करिए, इसमें रिस्क है। 5 mm से छोटी पथरी के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन के तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर नहीं है। बड़ी स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत केयरफुल तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज CKD की तरफ वो प्रोसीड करता है। हमारी जो यूरेटर होती है वो 3 जगह पतली होती है। एंटीरियर पोर्शन में जहाँ वो पेल्विस से निकल के यूरेटर में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी जगह जहाँ वो इलियक वेसल से कनेक्शन में आती है, और तीसरी जगह वो होती है वो जहाँ जाके ब्लैडर से जुड़ती है। ये 3 जगह ऐसे होते हैं जहाँ यूरेटर सबसे नैरो होती है, और यूरेटर ही नहीं, यूरेटर से भी ज़्यादा नैरो पार्ट होता है यूरेथ्रा। फीमेल के केस में स्टोन निकालना ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू द मेल, क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा छोटी होती है। स्टोन निकालते समय इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि आपकी अप्रोच कैसी है। यदि अप्रोच अच्छी ही नहीं रही और बाकी चीज़ें आपने सही तरीके से नहीं समझी तो ये केसेस जो होते हैं वो CKD की तरफ प्रोसीड करते हैं और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर नाम की और ख़तरनाक बीमारी बनाते हैं जो जल्दी सही नहीं होती है। तो इसलिए अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है। केस सबके लिए सेम होता है। दवाइयों में कोई बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दवाइयों का सही इम्प्लीमेंटेशन ही किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो ज़रूरी बातें ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचिए। अदरवाइज सबसे अच्छा होगा, आपके नियर बाय ढेर सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इस चीज़ को बहुत ईजी गोइंग तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो आप उनकी राय ले लीजिए। अपने डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हम अपने यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी को सही से नहीं समझते हैं, और इसमें रिस्क होता है। आप छोटी बीमारी के इलाज में कोई भी ऐसी बीमारी ना पालिए जो आपको ज़िंदगी भर के लिए दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट बना दे, या फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको कुछ ऐसी क्रॉनिक इलनेस दे जाए जिसके लिए आपको हमेशा मेडिसिन सपोर्ट की ज़रूरत हो। क्यों कुछ केसेस में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, कुछ केसेस में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत से ऐसे मैंने वीडियोस भी पोस्ट किए होंगे, और वो वीडियो कुछ ही होते हैं, सब में नहीं होता है कि 15 दिनों में स्टोन निकल गया, 10 दिनों में स्टोन निकल गया। पता चला कि किसी मरीज में 3 mm के स्टोन को निकालने में हमें 6 महीने लग गए, और कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें स्टोन निकली ही नहीं। तो सब में स्टोन निकलने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। ऐसा क्यों? किसी भी पेशेंट की मेडिसिन के सिलेक्शन में उसके सिम्टम्स का, उसके टाइपोलॉजी का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडलिटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई पेशेंट पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी दवा सेलेक्ट की गई और उस दवा को हमने किसी पेशेंट को दिया। हमने पोटेंसी का सिलेक्शन भी बहुत ध्यान से किया कि किस पोटेंसी में अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन
हमने एक्सपेक्टेशन तो रखी, पेशेंट का रिस्पॉन्स उस मेडिसिन के लिए कैसा है ये उस पर्टिकुलर पर्सन की टाइपोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब हमें दवा बहुत जल्दी सूट करती है, दैट्स मीन वो पर्सन ज़्यादा ससेप्टेबल है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। और कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों से आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब हमने ढेर सारी होम्योपैथिक दवा खाई, कुछ नहीं होता हमें। इसका मतलब वो लोग अंदर से बहुत हार्ड मिट्टी के बने हुए हैं और वो होम्योपैथिक दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो ठीक नहीं होंगे, वो भी ठीक होंगे, बस उनके लिए हमारी पोटेंसी का सिलेक्शन इतना एग्जैक्ट मिनिमम होना चाहिए जो कि उनको रिस्पॉन्स दिला सके। तो मोस्टली केसेस में मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक स्पेसिफिक पोटेंसी स्केल को मैं कंसिडर करता हूँ कि किसी पेशेंट की टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी हम पोटेंसी दें जिससे आराम मिले। वो मोस्टली इंटरमीडिएट हाई पोटेंसी होती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। समझने वाली बात यह है कि मेडिसिन का रिएक्शन और किसी पेशेंट की बॉडी का जो काउंटर एक्शन है मेडिसिन के प्रति वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यही बातें डिपेंड करती हैं कि किसी में स्टोन पहले क्यों निकल जा रहा है और किसी में बाद में क्यों निकल रहा है और किसी में निकल क्यों नहीं रहा है। इससे भी सबसे ज़रूरी चीज़, स्टोन किस जगह जाके स्टक किया है। अभी मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, फुल साइन एंड सिम्टम है, स्टोन जो है वो हमारे यूरिन के फ्लो को ऑफसेट कर रहा है। ऐसे केसेस में स्टोन के निकलने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और सबसे क्विक टाइम लगता है, जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक पड़ा हुआ है, भले वो 4 mm का स्टोन हो चाहे 24 mm का स्टोन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि वो स्टोन ऐसी जगह पड़ा हुआ है जो एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो कोई साइन और सिम्टम नहीं दे रहा है, ऐसे स्टोन को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। सो दैट्स वाई पेशेंट का रिस्पॉन्स मेडिसिन के प्रति और जो स्टोन है वो किस कंडीशन में कहाँ पड़ी हुई है ये डिपेंड करती है किसी भी दवा के क्विक रिस्पॉन्स या लेट रिस्पॉन्स के लिए। विदाउट प्रिकॉशन यदि आप सोच रहे हैं कि 10 mm या उससे बड़ी स्टोन सॉल्व करने के लिए, तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि आप सर्जरी करवा लीजिए, आप मेडिसिन मत लीजिए। विदाउट प्रिकॉशन नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रिकॉशन क्यों ज़रूरी है, ये जो बात जानना ज़रूरी है। किसी आदमी में यदि स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसी हैबिटेट में रहने वाले, उसी डाइट को अडॉप्ट करने वाले घर के बाकी लोग भी तो हैं, उनको नहीं स्टोन हुआ, आपको स्टोन हो गया। क्यों भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ फॉल्टी मैकेनिज्म डेवलप हो रही है जिसकी वजह से स्टोन का सेडिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, आपने सेम वही न्यूट्रिशन लिया जो बाकी घर के लोग लेते हैं, लेकिन आपके केस में क्या हुआ, यूरिन कंसंट्रेट होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से वहाँ कुछ क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे हैं और धीरे धीरे करते करते वो स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपकी वाटर की इनटेक काफ़ी हद तक इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डाइट क्या है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और ओवरऑल इन सारी चीज़ों से ऊपर जो मैं होम्योपैथिक टाइपोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं लिथमिक डायलिसिस करता हूँ तो ढेर सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। ज़रूरी बात क्या है, प्रिकॉशन इसलिए ज़रूरी है कि हम एक बड़ी स्टोन का जब केस लेते हैं और उसे हम दवाइयों के सहारे ब्रेक करते हैं, चाहे उसे फैसिलिटेट करते हैं नीचे आने के लिए, ऐसे कंडीशन में यदि हमें यूरिन का सपोर्ट नहीं मिला तो हमारा केस सर्जरी की तरफ मूव कर जाता है। हमारी मेहनत बेकार गई, मरीज़ की मेहनत और उसका पैसा भी बर्बाद गया। तो जब केस सर्जिकल ही होना था तो क्यों ना हम पहले सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देते हैं। जब आप वाटर के इंटेक को रेगुलर करते हैं, यानी कि आप पानी पी रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे पी रहे हैं और आप अपने खाने में सिट्रिक एसिड वाले कंटेंट ज़्यादा अच्छे रख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को खा रहे हैं जो स्टोन को डिज़ोल्व करने में अच्छा रोल प्ले करती है, ये क्या करता है, रेगुलर यूरिन के फ्लो को मेंटेन करता है ताकि कोई भी स्टोन का टुकड़ा डिज़ोल्व होता है बहुत ईजी तरीके से नीचे पास आउट हो जाता है विदाउट पेन हुए। जो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं ऐसे केसेस में भी स्टोन सही होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में स्टोन एक तो टाइम टेकिंग होते हैं, दूसरी चीज़ क्या होता है, दिक्कत के साथ निकलते हैं। जब हमसे कोई मेरा पेशेंट फ़ोन करके बोलता है कि सर मैं दवा ले रहा था और मुझे भयंकर दर्द हो रहा है या बहुत परेशान हूँ, तो मैं उससे सीधे वो पूछता हूँ, बेटा हमारे प्रिकॉशन को क्या आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया? अपनी गलती कोई नहीं मानता है, वो ये बोलेगा नहीं सर हमने सब कुछ किया, लेकिन नहीं, यदि कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़रूरी क्या है, यदि आप वाटर के इंटेक को रेगुलेट कर लेते हैं और समय समय पे पानी की एडिक्वेट अमाउंट जो डॉक्टर बताता है उसे आप लेते रहते हैं, तो इससे स्टोन के डिज़ोल्व होने के और इजी गोइंग तरीके से पास होने के पूरे चांसेस होते हैं। कई केसेस में हमने बड़े बड़े स्टोन विदाउट किसी पेन के निकाले हैं।
ये उन्हीं केसेस में हुआ जिनमें हमारी मल्टीपल अप्रोच रही, यानी कि दवाइयों को ऐसा दिया जाए जो यूरेटर को डायलेट करके रखे, दवाइयों को ऐसा दिया जाए स्टोन को ब्रेक करने की टेंडेंसी रखे, दवाइयों को ऐसा दिया जाए जो वाटर के इंटेक के साथ स्टोन को बहुत ईजी गोइंग तरीके से निकाल दे। मरीज को मालूम भी नहीं चला कि 12 mm, 15 mm और 18 mm की पथरी निकल कैसे गई। और यदि यही बात हम अपने एलोपैथिक कलीग से बोलें तो उनके लिए मानना ये बहुत मुश्किल काम होता है कि भाई 3-4 mm कैलिब्रेशन वाले से तुम 18 mm की स्टोन कैसे निकाल सकते हो। उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन बात यही है कि हमारी मेडिसिन की इफिकेसी और हमारा मैनेजमेंट एलोपैथी से बहुत जुदा होता है। लेकिन फिर वही बात बोलूँगा, सेफ हैंड। यदि आप प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं और यदि आप प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपका केस लंबा ही नहीं खींचेगा, एक ठीक होता हुआ केस भी ठीक न होने की कगार पे आ जाएगा और सर्जिकल हो जाएगा। तो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट रोल मेडिसिन का होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्रिकॉशंस का भी होता है। रेगुलर मेडिसिन का इंटेक क्यों ज़रूरी है? हम एक सर्जिकल हो चुके हुए केस को दवाइयों के सहारे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उस स्टोन को बार बार हिट करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, हम जो ट्रीटमेंट प्लान अडॉप्ट करते हैं, उसमें मोस्टली हमारे पास पेशेंट 10 mm से ऊपर के ही आते हैं, 10 mm से नीचे के नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारी दवाइयों की फ्रीक्वेंसी कई बार 10-10 मिनट की भी हो जाती है, जब एक्यूट एक्सैगरेशन ऑफ सिम्टम होता है और मरीज़ दर्द के मारे करा रहा होता है। अदरवाइज 1-1 घंटे भी करवा देते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट 2-2 घंटे पे भी करवा देते हैं, कई बार दिन में 4 बार भी करवा देते। कई बार ये समझ में आता है बहुत बड़ा स्टोन है और उसमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टोन स्टक हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है, तो बहुत इत्मीनान से स्मूथ गोइंग तरीके से निकाला जाता है दवाइयों के सहारे। सो दैट्स वाई ये सबसे ज़रूरी बातें हैं कि ये समझना कि किस स्टेज में कौन सी दवा दें। मेडिसिन का रेगुलर इंटेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय समय पे जब आप दवा लेंगे तो उसकी इफिकेसी बहुत अच्छी हो जाती है और बीमारी के ठीक होने के या स्टोन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हर आदमी को रात में सोना है तो रेस्टिंग आवर में दवाइयाँ बंद रहेंगी, आप केवल वेकिंग आवर में दवाइयों को ले सकते हैं। तो वेकिंग आवर में कम से कम हम सीरियस तरीके से तो दवा ले सकते हैं। एम ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है? एम ऑफ द ट्रीटमेंट सर्जरी से बचना है। एम ऑफ द ट्रीटमेंट हमारी किडनी को सही सलामत रखते हुए हमें स्टोन को निकालना। सो दैट्स वाई इस एम को जस्टिफाई आप तभी कर सकते हैं जब आप सही तरीके से दवा लीजिए और एक क्योर वाले या फिर आप क्योर की तरफ प्रोसीड करें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट का क्या एफर्ट होता है किडनी स्टोन की रिकवरी में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली बात, पॉजिटिव माइंड सेटअप। क्यों? क्योंकि दिमाग में भर दिया गया है कि 5 mm से बड़ी पथरी निकलती नहीं है। भाई जो बाहर कॉमन आजकल के डेट में यूरोलॉजी के 80% क्लिनिक किडनी स्टोन की वजह से चल रही है। सो दैट्स वाई जब तक हम केस को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, हम नहीं एलोपैथिक ट्रेंड में सर्जन जिसे कहें, हमने मान लिया कि स्टोन सही नहीं होती है, बिना सर्जरी के नहीं सही होगी, तो भाई जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक कैसे इस बात को मानेंगे? ब्लाइंडली फेथ भी नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही है। सो दैट्स वाई सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना केस मैनेजमेंट सही से करें या फिर जो आपका डॉक्टर हो केस मैनेजमेंट को सही तरीके से रखो। आपका एफर्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पहली बात तो आप पॉजिटिव माइंड सेटअप करना है। एक मरीज उसी दिन 50% ठीक हो जाता है जिस दिन वो डॉक्टर के ऊपर बिलीव करना शुरू करता है। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, समय समय पे इन्वेस्टिगेशन के साथ ही वो फेथ डेवलप होना शुरू होता है। तो इसलिए ज़रूरी है जब मरीज़ अपने डॉक्टर को सही इन्फॉर्मेशन देता है, डॉक्टर के ऊपर फेथ करना शुरू करता है, 50% तो उसी दिन सही हो जाता है। बाकी जो दूसरी चीज़ है, आपका एफर्ट मेडिसिन के रेगुलरिटी के टर्म में हो सकता है, आपका एफर्ट प्रिकॉशन के रेगुलरिटी के टर्म में हो सकता है। कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने हाई प्रोटीन और साल्ट के इंटेक से मना किया, सर खाएं क्या? सर थोड़ा सा ले सकते हैं ना नॉनवेज। अरे भाई क्यों थोड़ा सा लेंगे? आप ठीक हो जाइए, ज़्यादा ले लीजिएगा, उसके लिए हम डाइट प्लान बता देंगे आपको। तो एक बार आप क्योर को अचीव तो कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही मायने रखती है, लेकिन आज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट थोड़ी सी लापरवाही आपके केस को लंबा खींच सकती है या फिर उसको इनक्योरेबल बना सकती है। पेशेंट का एफर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है और हमें लगता है मैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दवाइयों और प्रिकॉशन और बाकी सबसे ऊपर रखता हूँ पेशेंट का एफर्ट। यदि पेशेंट का एफर्ट अच्छा है, ऐसे लोग ठीक होते हैं और ऐसे लोगों के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, वाई इन्वेस्टिगेशन इज़ नेसेसरी।
आज की डेट में जो मैं होम्योपैथिक फील्ड की प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, ये मोस्टली मैं देख रहा हूँ, हमें नहीं मालूम कि डॉक्टर बार बार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाता है। देखिए, होम्योपैथी किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। इसमें जब झेल चुके मरीज होते हैं तब होम्योपैथी को अडॉप्ट करते हैं। जब कुछ नहीं आता है, जब कुछ भी नहीं हो सकता है, जब डॉक्टर ने सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया, तो ऐसे लोगों की चॉइस होम्योपैथी होती है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करवा के सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि किडनी सही सलामत तो है, क्योंकि स्टोन करता क्या है। भाई स्टोन पड़ा रहा है, 20 mm का पड़ा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। यदि उसने हमें कोई दिक्कत नहीं दी है, न पेन कर रहा है, न हमारे यूरिनरी ऑर्गन को कोई डैमेज कर रहा है, तो ज़रूरत क्या है उसको निकालने की। लेकिन ज़रूरत है, वो कब दिक्कत दे देगा हमें नहीं मालूम है। तो मोस्टली केसेस में देखता हूँ कि 4-4 साल 8-8 साल से किडनी स्टोन पड़े हुए हैं, छोटे छोटे, कई बार स्टैग हॉर्न बना लेते हैं। यूरिन का फ्लो बना रहता है, यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, तो पेशेंट को नहीं मालूम चलता है। और कई बार कई साल पहले हिस्ट्री में दर्द उठा और उसके बाद डॉक्टर साहब दर्द की दवा ले ली, हमने इंजेक्टेबल ले लिया और हम ठीक हो गए। उसके बाद हमने नहीं करवाया इन्वेस्टिगेशन, अब कुछ दिनों से हमें दिक्कत होनी शुरू हुई। ऐसे केसेस में पहले ये तो देख लीजिए कि इस स्टोन ने आपकी किडनी को दीमक की तरह तो नहीं चढ़ डाला है। तो सबसे ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन जो किडनी स्टोन में मैं समझता हूँ, खास करके बड़े स्टोन में जिनको लंबे समय से हिस्ट्री रही है, फिर रिकरेंट स्टोन की हिस्ट्री रही है, पहले तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, बाकी सब पैरामीटर को देखिए। और दूसरी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन जो मोस्टली लोग नहीं करवाते हैं, वो है उसका ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। आप देखिए, GFR देखिए, यदि 90 से नीचे हो रहा तो किडनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और यदि 40 से ज़्यादा नीचे है, चाहे 50 से ज़्यादा नीचे है, तो इमीडिएटली उसको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में डाल दीजिए और सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। पेशेंट की किडनी खराब होने के शर्त पे स्टोन का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन। कई बार हम देखते हैं 2 अलग अलग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में थोड़े वेरिएशन, मैसिव वेरिएशन होते हैं। जिस डॉक्टर का माइंड सेटअप यही है कि 11 mm का स्टोन होगा और रिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो वो तो रिपोर्ट देखेगा, तुरंत आपको दे देगा। इसीलिए जब भी कभी आप अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट करवाइए तो पुरानी रिपोर्ट ना बताइए, ना उसे साइज बताइए डॉक्टर को, था इट्स ओके। कई बार ब्लंडर तरीके से USG की रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं उसका रियलिटी से लेना देना नहीं होता है। हम किसी डॉक्टर की गलती नहीं दे रहे हैं, हो सकता है रैंडमली हो रहा, हो सकता है पेशेंट ने खाना खा के अल्ट्रासाउंड करवा, गैसियल बॉवेल लूप्स प्रोमिनेंट हो, स्टोन दिख ना पाई, उसकी शेडो ना मिली हो। तो इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट डिपेंड करती है आपके खाली पेट अल्ट्रासाउंड करवाने की रिपोर्ट पे। और कई बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मालूम भी नहीं चलता, कोई पंक्टेड स्टोन है, वो छोटा सा है, कहीं ऐसी जगह छुपा हुआ है जो दिखता नहीं है। इसके लिए CT करवाना चाहिए। CT के UV ज़्यादा डायग्नोस्टिक होता है, ये बताने के लिए कि स्टोन कहाँ है। IBP ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बताने के लिए कि वो क्या क्या कर रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्रिएटिनिन और बाकी ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन आपकी किडनी की कंडीशन को बताते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बहुत दिनों से किडनी स्टोन से सफ़र कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करवाने की। कई बार लोग ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं और पेशेंट का जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है 7 महीने पुरानी होती है। करंट में स्टोन की साइज़ कुछ और होगी, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, अगली बार बंदा अल्ट्रासाउंड करवा के डॉक्टर साहब स्टोन बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ी है, स्टोन पहले भी बढ़ी थी। आपने इमीडिएटली आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, इसलिए आपको एग्जैक्ट कंडीशन एसेस नहीं कर पाया, उसका साइज आप एसेस नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है, जिसका जो बेस होता है हमारे ट्रीटमेंट का। बड़ी पथरी है, यूरेटर में फंसी है, किडनी को डैमेज कर रही है, इमीडिएट हमें उसमें इंटरवेंशन करना है। हम 10-10 मिनट पे दवाइयाँ पिलवाते हैं और तीसरे दिन ही अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं। फुल साइन एंड सिम्टम के साथ तुरंत अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन से आप भागिए नहीं। यदि डॉक्टर बोलता है कि हम हर महीने पे अपने मरीजों का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हाइपोटेंसी की दवा देते हैं, ऐसे में देखना होता है दवाइयाँ कितना इम्पैक्ट कर रही हैं। यदि कर रही हैं, भाई 3 सी बातें हैं, दवा दी गई, ठीक हो रहा केस, इट्स ओके, प्रोसीड ऑन। दवा दे रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, हमें मेडिसिन का प्लान चेंज करना है। दवा दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो रहा, कुछ और भी चीज़ें हो रही, हमें मेथड ही चेंज करना है या फिर किसी दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन लेनी है। सो दैट्स वाई यही 3 प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी केस में। इन्वेस्टिगेशन ही तो बताएगा कि हमें फॉलोअप में करना क्या है, किधर की तरफ मूव करना। तो इन्वेस्टिगेशन से डॉक्टर क्यों भागते हैं, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर, हमें नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा यही तो होगा ना कि 1 महीने के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें कोई चेंज नहीं दिखा तो हमें प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट चेंज करना होगा। 1-2 महीने और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं ठीक हुआ तो किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देंगे। कोई डॉक्टर परफेक्ट तो नहीं होता है, जरूरी तो नहीं है एक ही डॉक्टर सारे केसेस को सही कर ले। हो सकता है आपके बगल के गांव में, चाहे बगल के कस्बे में, आपके बगल के शहर में हमसे भी बहुत अच्छा डॉक्टर हो जिसको आप जानते ना हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर माइंड सेटअप बनाने की ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर आपको ठीक कर ले वो ज़्यादा अच्छा है।
इन्वेस्टिगेशन आर ऑलवेज एसेंशियल टू असेस योर प्रोग्नोसिस, टू असेस योर क्विज। आपकी एग्जैक्ट कंडीशन को वही बताता है और इन्वेस्टिगेशन रेगुलर होनी चाहिए। जब भी आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं इधर उधर दाहिने बाएं मत करवाइए, एक एमडी रेडियो डीएमआरडी से ही करवाइए, उस डॉक्टर से करवाइए जो ऑथेंटिक रिपोर्ट देता हो, क्योंकि आजकल की डेट में 2 मिनट में तो अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, हमें नहीं मालूम। हमारे शहर की जो सबसे अच्छी रेडियोलॉजिस्ट हैं वो कम से कम 1 घंटा आधे घंटे लेती हैं, 2 सिटिंग में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद। तो हमें नहीं मालूम है कि आजकल की डेट में कॉमर्शियल मेडिकल प्रैक्टिस में इतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो जाते हैं। प्रॉपर और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है और मरीज को इस बात को समझना चाहिए। आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, ये आप ही के लिए किया जा रहा है। हाउ टू अवॉइड रीकरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आप स्टोन को तो दवाई से निकाल दे रहे हैं, सर्जरी से निकाल दे रहे हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल दे रहे हैं, लेकिन आप स्टोन बनने को नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है, जो मैंने अभी पहले बताया कि फॉल्टी मैकेनिज्म इनसाइड योर बॉडी। दूसरी बात, आपकी डाइट सीधे रेगुलेट करती है आपके स्टोन फॉर्मेशन को, लाइफस्टाइल सीधे रेगुलेट करती है लाइफ। पानी का इंटेक, डॉक्टर साहब पानी तो हम दिन भर में 6 लीटर पी जाते हैं। कैसे पीते हो भैया? सर 1 लीटर सवेरे पी जाते हैं, 1 लीटर दोपहर, 2 लीटर शाम को और 1 लीटर रात में। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इससे। रेगुलेट करिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पे लेते रहिए, कुछ ज़्यादा इफेक्टिवली आपको काम करेगा। तो ये जो इरेगुलर हैबिट्स ऑफ द ड्रिंकिंग है वो सही नहीं है, खास करके स्टोन के केसेस में। यदि आप रिकरेंट स्टोन से बचना चाहते हैं तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि आपका स्टोन निकलता है तो उसको पहले तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजिए। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, स्टोन यूरिक एसिड का बढ़ रहा है, आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा हमेशा बढ़ी हुई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टोन नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो ब्लड में यूरिक एसिड के अमाउंट को तो कम करिए, प्रोटीन की डाइट को तो रेगुलेट करिए। आज की डेट में जो डाइट ही है वही आपकी बीमारी की बहुत बड़ी जड़ है। डाइट करेक्ट करिए। दूसरी बात क्या है, आप वाटर के इंटेक को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, आपने सारे काम किए, आप बहुत वेल परफेक्ट आदमी है, फिर भी स्टोन बन रहा है, लिथमिक डायस्थेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस की दवा होनी चाहिए। और आप हमेशा वाटर के इंटेक के साथ आप जो सिट्रिक एसिड की चीज़ें होती है उसको ज़्यादा कंज्यूम करिए। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में यदि 4 से 6 लीटर वाटर के इंटेक मेंटेन रखता है हेल्दी किडनी की कंडीशन में, और 1 से 2 लेमन यदि मेंटेन करता है, ठीक है, और जो हम प्रिकॉशन बताएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो उम्मीद करते हैं कि उसको स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि लिथमिक डायस्थेसिस एक्टिवेटेड है तो नियर बाई किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, उसको पूरी अपनी केस हिस्ट्री दीजिए। केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी वो बेस्ट मिनिमम दवा देगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देगा, वो कैपेबल है आपको स्टोन से बचाने के लिए। आज का स्टोन का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको आज स्टोन का वीडियो लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें हमने किसी भी ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़ा होगा जो आप किडनी स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मैसेज डाल दीजिएगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बिजी होने की वजह से मैं बहुत क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं दे देता हूँ। आप इन गोल्डन रूल्स की यूटिलिटी को समझिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपकी रिकवरी में और ये आपको किडनी स्टोन से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लास्ट बात, गूगल का ज्ञान सही नहीं होता है सारे केसेस में। आप ऐसे लोगों का सजेशन मत लीजिए जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे वो गलत होते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटी सी दिक्कत के चक्कर में बड़ी दिक्कत को दावत ना दें, उसको ना पालें। ये मेरा मेन मैसेज है उन सारे किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए जो सफ़र कर रहे हैं किडनी स्टोन से और जो बहुत परेशान है, जो बार बार रिकरेंट सर्जरीज करवा रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, लाइफस्टाइल को रेगुलेट करिए, वॉक को रेगुलर करिए और बाकी सोने के और जगने के समय को डिसाइड करिए, डाइट को अपने कंट्रोल करिए। ये सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से आप किडनी स्टोन से बच सकते हैं। हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो श्योरली बाकी लोगों को शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी होती है तो नो डाउट उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथी से।